पिछले वाली क्लास में हम लोग एमएसपी के नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं भारत में उसके बारे में बात कर रहे थे। सही है क्या? आवाज है कम आ रही? कम है? रोज क्या हो जाता है इसमें? हिस्ट्री के हिसाब से क्या था क्या? तो एमएसपी और हाँ ये ठीक ठीक है। यहीं पे थोड़े से खड़े रह जाना है ना। तो एमएसपी के प्लस और माइनस पॉइंट्स में हम लोग देखे थे ना, और लास्ट में ये लिख रहे थे कि अवेयरनेस नहीं है किसानों के अंदर, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, रीजनल अप्रोच नहीं है एमएसपी को डिसाइड करने के बारे में। रीजनल अप्रोच का मतलब ये होता है कि एरिया वाइज मोटे एरिया बना के, उतना नहीं कि हर एक क्षेत्र का कर सकते हो, लेकिन जैसे आपने देखा होगा भारत में गरीबी की रेखा हर स्टेट की अलग बनती। जैसे उत्तर प्रदेश की गरीबी की रेखा और बिहार की, राजस्थान की, इस तरह से। और हर एक स्टेट में भी ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों की अलग अलग होती है। और एक हम सबका एवरेज निकाल के ऑल इंडिया लेवल निकालते हैं और स्टेट वाइज भी निकलता है। एक बार पीटी में सवाल भी आया था कि अखिल भारतीय स्तर की गरीबी की रेखा राज्यों की गरीबी की रेखा से या तो ऊपर होती है या नीचे होती है। ज्यादा हो गया बात। तो इसका क्या कारण है, ऐसा पूछा था यूपीएससी। मतलब जो ये वेरिएशन आता है कि स्टेट की गरीबी की रेखा भारत की गरीबी की रेखा से नीचे या ऊपर है, तो इसकी वजह क्या होती है। उसमें एक आंसर था कीमत स्तर में अंतर। कीमतें जो होती है उसमें डिफरेंस रहता है। और जब भी हम गरीबी का पता लगाते हैं तो कोई एक चीज ध्यान में रखते हैं कि भाई हमें इतनी कैलोरी मिलनी चाहिए, ये चीजें मिलनी चाहिए। उन्हीं चीजों को पाने के लिए राजस्थान में ज्यादा पैसे की आवश्यकता हो सकती है उत्तर प्रदेश की तुलना में, या पंजाब वगैरह की तुलना में, इस तरह से। इसलिए गरीबी की रेखा हर स्टेट की अलग अलग होनी चाहिए। उसी तरह से एमएसपी भी मतलब अलग अलग बना सकते हो आप। कम से कम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा तो कर ही सकते हो। और किसानों की जो फार्मिंग कॉस्ट है वो नॉर्थ में अलग रहेगी, साउथ में अलग रहेगी, इससे फर्क आते हैं। तो उसके हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे देश में जो भी हम लागत कैलकुलेट करते हैं वो फ्लैट रहती है, मतलब पूरे भारतवर्ष के लिए एक ही रहती है। तो ये मतलब है रीजनल उसमें लाने का। तो प्लस माइनस दोनों लिख चुके हैं हम लोग। अब अगला हेडिंग लगाइए इसी के अंदर। क्रॉप इंश्योरेंस। बस लिखिए अर्थ। फसल बीमा में बीमा कंपनी द्वारा
किसी खेत से प्राप्त होने वाली किसी खेत से प्राप्त होने वाली एक निश्चित आय को सुरक्षित कर दिया जाता है। सुरक्षित आय को SI सम इंश्योर्ड कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करिए। फसल बीमा का लाभ उठाने के लिए SI का एक निश्चित अनुपात आप लिखिए, आ रहा हूँ। देख लेते हैं इसको जो लिखा हम लोगों ने। सॉरी। फसल बीमा में बीमा कंपनी द्वारा किसी खेत से प्राप्त होने वाली एक निश्चित आय को सुरक्षित कर दिया जाता है। मैं बता दूंगा और एग्जाम्पल देखे आपको। जो आय आप सुरक्षित कराते हो उसको ऐसा ही कहते हैं। तो कितनी राशि का इंश्योरेंस कराया तो इसको क्या बोलते हैं, सम इंश्योर्ड। 2 लाख का बीमा कराया तो उसको SI बोलेंगे। फसल बीमा का लाभ उठाने के लिए किसानों को SI का एक भाग, एक निश्चित अनुपात बीमा कंपनी को शुल्क के रूप में देना पड़ता है, जिसे प्रीमियम कहते हैं।
ये इस तरह से है। ये खेत है, तो इससे कितनी इनकम आ सकती है उसका बीमा करती है बीमा कंपनी। आप चाहो कि मैं 2 लाख आते हैं 20 लाख का बीमा करा दूं, ऐसे नहीं होता है। वो बीमा कंपनी भी देखती है उसको कि उस गांव के अंदर प्रोडक्शन किस तरह से होता रहा है, पीछे का क्या रिकॉर्ड है, एवरेज प्रोडक्शन की क्या वो वैल्यू है। उन सबको ध्यान में रखकर बीमा कंपनी इसकी राशि जो किसान बताएगा उसके हिसाब से वो फिक्स करेगी उसे। तो मान लीजिए औसत रूप में जो रनिंग एमएसपी है भारत सरकार की, उसको ध्यान में रखकर पीछे के प्रोडक्शन को गुणा करके एक वैल्यू बनेगी कि इस खेत से नॉर्मल टाइम के अंदर कितनी इनकम आ सकती है। 2 लाख आ सकती है, 1.5 लाख आ सकती है। वैसा करके आप उस इनकम को सुरक्षित करा सकते हैं। अगर प्रोडक्शन नीचे चला जाता है और आपकी इनकम कम होती है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है। तो ये इसको कहते हैं फसल बीमा। और बीमा कंपनी अगर आपको सर्विस देगी उसको सुरक्षित करने की, तो रिस्क आपकी उसने उठा ली, बीमा कंपनी पे चली गई ना रिस्क। तो बीमा कंपनी वो रिस्क उठाने के बदले में आपसे शुल्क लेगी जो आपको देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको 2 लाख की बीमा करवा लिया आपने, अब 2 लाख रुपए की इनकम आपको आ गई, प्रोडक्शन में कमी नहीं आई, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कि वो अमाउंट आपको मिल गई तो क्यों देगी बीमा कंपनी? वो तो आपको नहीं मिलता उसको कवर कर रही है रिस्क को। फसल बीमा के अंदर इनकम सुरक्षित हो जाती है। तो ये तो अर्थ हुआ। इसके बाद अगला हेडिंग लगाइए, आवश्यकता। सेकंड लिखिए। आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि कीमत इंपॉर्टेंट है या इनकम इंपॉर्टेंट है। इनकम इंपॉर्टेंट। और आपके सिलेबस में फसल बीमा नहीं है, फसल बीमा आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी सिलेबस में है क्योंकि एमएसपी है। तो एमएसपी होने की वजह से इसका स्कोप बन रहा है यहाँ पे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2016 की मेंस क्लास, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मेंस क्लास ले रहा था मैं 2016 की। और
ये टॉपिक जिस आज खत्म हो रहा, मतलब एमएसपी एक तरह से खत्म हो गया था कल की क्लास में देखा जाए तो, ऐसे वो टॉपिक खत्म हो रहा था उस दिन, क्योंकि मुझे अंदर से इंट्यूशन हुआ, मतलब ये बाहर में जैसे 15 मिनट पहले आ जाता हूँ या इस तरह का, मुझे लगा कि कहीं एमएसपी से कनेक्ट करके क्वेश्चन ना आ जाए मेंस में फसल बीमा को लेकर। और वो प्रश्न मेरे मन में इसलिए आ रहा था कि 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया था, अंदर से इंट्यूशन, तो मेरे को ऐसा श्योर हो गया था कि ये आना ही आना है। 15 मिनट के अंदर मैंने उसको तैयार किया क्लास में जाने से पहले। मतलब सडनली जब थॉट आ गया तो उसको तो तैयार करना ही पड़ेगा ना। जब मेरे को अंदर से पता लग रहा है कि ये सवाल आएगा, तो मैंने तुरंत आके क्लास में इस पे काम करवाया, और जैसे मेंस का पेपर आया सीधा सवाल था। कुछ ऐसे अनुभव है मेरे जिनकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। मैं चाय पीता हूँ हमेशा, एक इंस्टीट्यूट में सब लोग जानते हैं, सर चाय पीते हैं। मुझे पता नहीं क्या हुआ कि वो जो चाय लेके आता है, तो मुझे लगा कि आज अगर कॉफी होती तो सही रहता। मैंने कहा अभी ले ही आ गया, तब इसको क्या बोले। वो कप रखा, उसमें कॉफी थी। मैंने कहा ये कैसे हुआ इसको, मैंने कहा तुम्हें पता लगा क्या, मैंने, नहीं सर आज मेरा मन किया कि आपको कॉफी पिला दूं। एक एमसीएलआर 2016 में एमसीएलआर का कॉन्सेप्ट रिजर्व बैंक ने लागू किया था बैंकिंग में। मैंने क्लास में कहा कि ये छपा हुआ है, ये सवाल आएगा। तो हमारे एक स्टूडेंट ने दोस्त को जाके बताया कि सर ऐसा बोले। अरे तुम्हारे सर कैसे कह सकते हैं छपा हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो मेरे को नहीं बताया, अपने मन में ही रखा इस बात को। जब पेपर आया तो उसको भी अचंभा हुआ कि वो सीधा सवाल आके अपने अनुभव को बताया मुझे कि सर आप ऐसे बोले, ऐसा ऐसा वाकया हुआ। तो आपको कैसे मालूम चल गया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि छपा हुआ है, तो छपा हुआ आ गया। अब इसमें किसका क्या है ये मेरे को नहीं मालूम। इसका ऐसा ही बड़ा ये, मतलब मैंने बोला था क्लास में कि ये पढ़ के जाना आप। तो सीधा जैसे बोला वैसे ही क्वेश्चन था। उसने पूछा ही यही था, फसल बीमा की आवश्यकता क्यों है भारत में। मैं आवश्यकता बता रहा हूँ आपको कि एमएसपी केवल कीमत को सुरक्षित करती है, न कि आय को। अब आप ये सोचो, जहां भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग, खेती तो मैं भी करता हूँ, क्या मेरी आजीविका खेती पर है, ये समझना बहुत जरूरी। खेती आप शौक से कर रहे हो, समृद्धि के लिए कर रहे हो, ये आपके जीवन का आधार है। ये बातों में डिफरेंस आना चाहिए। भारतीय जनसंख्या के एक बड़े भाग के जीवन का आधार है खेती। तो उनको इतने इनकम तो इंश्योर करोगे ना जिससे उनका घर चल जाए। तो एमएसपी तो कीमत, और भारत की 60% एग्रीकल्चर बारिश पर डिपेंड है। तो बारिश ऊपर नीचे होती रहती है, तो उनकी इनकम ऊपर नीचे होती रहेगी। क्यों हम कहते हैं कि एक बेसिक लेवल अश्योर्ड होना चाहिए भारत के हर परिवार को। इनकम का एक बेसिक लेवल अश्योर्ड होना चाहिए। अगर वो अश्योर्ड नहीं है तो आपका गवर्नेंस नहीं है। जीवन केवल रोटी से नहीं चलता है कि आप, भारत में तो रोटी भी सबको नहीं मिलती। तो एक एमएसपी की ये कमी है। तो एमएसपी की कमी से भी फसल बीमा की आवश्यकता हाईलाइट की जा सकती है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि एमएसपी केवल कीमत को सुरक्षित करती है, न कि आय को। भारत में किसानों की आय सुरक्षित करना आवश्यक है, एक तो। दूसरा लिखिए भी,
भारत में लगभग 60% कृषि वर्षा पर निर्भर है, जो अनिश्चित बनी रहती है। तीसरा लिखिए। भारत जलवायु परिवर्तन से भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाला एक बड़ा राष्ट्र है। जलवायु परिवर्तन भी हमारी फार्म इनकम को प्रभावित करते हैं, और भारत क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट होने वाला एक बड़ा कंट्री है। डी लिखिए। भारत में लगभग 86% किसान सीमांत और लघु प्रकार के हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। ये 4 पॉइंट्स आप गिना सकते हो। अब छोटे छोटे किसान ज्यादा है, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऋण समस्या वगैरह इसमें फंस जाएंगे। जो पैसा उधार लेते हैं वापस कैसे चुकाएंगे। और जो हरित क्रांति है वो एक तरह से मार्केट बेस्ड क्रांति है। उसमें सारे सामान तो आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, बीज बाहर से लेना पड़ता है, फर्टिलाइजर बाहर से लेना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स बाहर से लेने पड़ते हैं, और मशीनों का प्रयोग भी बाहर से ही होता है। खुद की है तो भी बाहर से लेनी पड़ रही है, और किसी से रेंट पे मंगवा रहे हो ट्रैक्टर वगैरह, वो भी बाहर से। सब जगह पेमेंट्स करने हैं। जब आप सब जगह पेमेंट करोगे तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन प्रभावित हो जाएगी। एक आपके खुद की चीज़ें हैं, मतलब पशु हैं, और कोई डीजल वगैरह का प्रयोग नहीं हो रहा है, और गोबर है, इस तरह की चीज़ें, फैमिली लेबर है, बाहर की कोई चीज़ यूज नहीं कर रहे हो तो आपको उतना उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आपके अपने ही साधन है तो एक अलग बात है कि लागत का अनुमान लगाते समय हम उनको भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन ऋण के बोझे के नीचे तो नहीं दबेंगे, राइट। तो अगर आप बीमा करा देते हो तो आपके लॉस बीमा कंपनी बर्दाश्त करेगी, और आप सुरक्षित हो जाएंगे, राइट। इस तरह से अब अगला हेडिंग लगाइए इसी में। ये तो आवश्यकता थी, पहला अर्थ था, ये आवश्यकता थी। तीसरा लिखिए।
थोड़ा संक्षेप में हम इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कोमला को लिखी 2016। फिर विसर्ग का निशान लगा कर देखिए मुख्य विशेषताएं। तो लंबा चौड़ा हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि 16 में शुरू हुआ क्या हुआ, कोमा लगा कर 16 लिख दिया हम लोगों ने, राइट। कुछ मेन बातें इसकी देख देख लेते हैं। फर्स्ट लिखिए, कवरेज ऑफ फार्मर्स। कौन कौन से फार्मर्स इसमें आते हैं? कवरेज ऑफ फार्मर, लोनी फार्मर्स, ऋणी किसान, नॉन लोनी फार्मर्स, पहले ऋणी किसानों के लिए मतलब पहले ये नियम था कि जो किसानों ने ऋण ले रखा है उनको फसल बीमा करवाना पड़ेगा। तार्किक भी है क्योंकि मतलब किसान डूबेगा, बैंक भी डूबेंगे, नहीं तो सरकार डूब जाएगी। मतलब क्योंकि सरकार ऋण माफ करती है, तो आप फसल बीमा करा लोगे तो ये समस्या नहीं आएगी। मतलब आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बीमा कंपनी आपको पैसा दे रही है तो आप लोन चुकाइए। समझ पा रहे हो ये बात? जो किसान लोन लेते हैं, मनी लेंडर की बात नहीं हो रही, सहकारी समिति से, बैंक से। साहूकार थोड़ी पहचाने जाते हैं, साहूकारों से कोई मतलब नहीं। बैंक, सहकारी समिति वगैरह से लोन कोई किसान ले रहा है तो उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ना पड़ेगा। अनिवार्य थी पहले जब ये आई थी तब, अभी बीच में कुछ चेंज किए तो हटा दिया, इस कंडीशन को हटा दिया गवर्नमेंट ने। ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, राइट। ये दिमाग में रखिए। तो कवरेज ऑफ फार्मर्स में सभी तरह के हैं। एक और चीज ध्यान रखिए, नोट के बाद यहाँ पे एरो बनाई है ऐसे और लिखिए टेनेंट फार्मर्स। यानी कि भूमि सुधारों में जिनको हमने काश्तकार के नाम से बोला, मैंने क्लियर किया था कि भूमि सुधारों में काश्तकार का मतलब क्या है।
आम भाषा में काश्तकार का मतलब होता है जो काश्त कर रहा है, यानी खेती कर रहा है। लेकिन भूमि सुधारों में काश्तकार किसको कहा गया? जो दूसरों के खेत पे काम करे। तो टेनेंट फार्मर्स भी इस योजना से जुड़ सकते हैं, लेकिन अब उनको प्रमाण देना पड़ेगा। समस्या तो ये है। कि आप टेनेंट फार्मर हो, इसकी क्या प्रमाण है? इसलिए तो मेरे गांव का जो, उनके पिताजी मेरे दोस्त रहे। एक दिन आपको कह रहा था ना कि मेरी बातचीत हुई, तो दो गांव के लोग मेरे बचपन के वो रहे, मतलब मेरे से थे 10 साल बड़े, लेकिन हमारी अच्छी पटती थी। तो एक तो जीवित है और एक एक्सपायर हो गए, मतलब जो मेरे से 10 साल बड़े थे। उनका बेटा स्कूल में टीचर है, भीलवाड़ा में रहता है, कुछ काम करता है, तो वो प्रॉपर्टी वगैरह के काम भी करता है। तो उसने फोटो भेजे मेरे को, जो मैंने आपको बताया। तो बातचीत हुई तो मेरे को कह रहा था कि अंकल आपके गांव में खेत तो है ही है, तो आप फसल बीमा वाला क्यों नहीं करवा लेते हैं? जो मैंने आपको बताया था कि वो फसल बीमा का लाभ उठा रहा है। 1.5 लाख रुपए उसके खाते में आए और 1.5 लाख रुपए उसके भाई के खाते में आए। ये मेरे को समझा रहा था। तो वो बोले कि आप जब भी गांव आओ तो ये काम भी करवा लेना, तो आपके अपने आप ही खाते में आते रहेंगे। ऐसे बता रहा था। तो मैंने उससे कहा कि जो तुम खेती तुम करते हो क्या गांव में? कि नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ, हमारे यहाँ तो काश्तकार कर रहे हैं। तो मैंने कहा उनको भी कुछ फायदा मिलता है क्या क्रॉप इंश्योरेंस का? कि नहीं नहीं, उनको उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। हम ही मालिक हैं, हम ही काश्तकार हैं सरकार की निगाहों में, इसलिए हमारे खाते में पैसा आता है। तो टेनेंट फार्मर इसका लाभ उठा सकते हैं। ये लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट कौन देगा कि आप हमारे खेत में काश्तकार हो? ये डॉक्यूमेंट कौन देगा? भूस्वामी देगा? तो भूस्वामी नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि 12 साल का चक्कर पड़ सकता है इसमें। कि कोई काश्तकार अगर, और उसको 12 साल से मतलब नहीं है, उसको ये मतलब है कि सरकारों का कोई भरोसा नहीं है। 12 साल की जगह 2 साल ही कर दे तो हमारी जमीन चली जाए, हम क्यों लिख के दें कि आप हमारे काश्तकार हो? तो फसल बीमा की बेनिफिट टेनेंट फार्मर्स को ग्राउंड लेवल पे नहीं मिल सकती। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं। तो कवरेज ऑफ फार्मर्स समझ आ गया होगा आपको, कौन कौन किसान आते हैं। बी लिखिए। सॉरी, कवरेज ऑफ क्रॉप्स लिखिए, रिस्क बाद में लिखें। सीक्वेंस होनी चाहिए कि पहले के। कवरेज ऑफ क्रॉप्स, खरीफ, रबी, जायद करके नहीं लिखा हुआ, हॉर्टिकल्चर होती है ना, जायद भी होता है, वो नहीं बात हो रही है, हॉर्टिकल्चर। मैंने आपको क्या कहा कि अभाव की भी सत्ता है, अभाव की भी सत्ता है। जो नहीं है उसको लाना भी नंबर देता है। एमएसपी के लिए आपको क्या बताया है कि एमएसपी के दायरे में कौन कौन आते हैं? कौन कौन आते हैं बताइए, आप बताइए। मतलब एमएसपी कैटेगरी बताइए, मेरे को फसलों के नाम नहीं चाहिए। मेंस में इनका कोई महत्व नहीं है, पीटी में नाम आते नहीं है, तो फालतू दिमाग को खराब करने से मतलब क्या है? जिसको मुंबई की भाषा में कहते हैं मगज खराब नहीं कर, या गुजरात की भाषा में।
बहुत बड़े, शानदार। तो ऐसे वन गो में होना चाहिए। इनको रट थोड़ी रखा है, इन्होंने समझ रखा है, वरना बोला नहीं जा सकता, ऐसे नहीं बोला जा सकता, समझा हुआ हो। सीक्वेंसिंग सेट होती है, माइंड को आदत बनाओ। जैसे गेहूं लोकप्रिय है, चावल, मोटा अनाज, तीन तो ऐसे ही आ गए। और अनाज क्या खाली खाएंगे कि दाल के साथ खाएंगे? और तेल भी चाहिए दाल बनाने के लिए। यहाँ तक तो पार पड़ी गई। और रही बात एक वाणिज्यिक फसल, वो ध्यान में हो गया है, लेकिन हॉर्टिकल्चर नहीं है इसमें। क्या नहीं है? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर नहीं है तो मार्केट रिस्क कवर नहीं है, यही मतलब है। लेकिन बीमा में कवर्ड है। तो सात खून माफ नाम की एक पिक्चर आपने सुना होगा। तो ये एमएसपी के जो 7 गुना है उसको माफ कर देता है फसल बीमा। कैसे पढ़ाऊं आपको जिससे आप समझ जाओ? बस आंखें ऐसे देखते रहते हो जैसे कोई संदेह की स्थिति में चल रहे, हमेशा संदेह ही रखते हो। और संशय आत्मा विनश्यति, एक कहावत है ना, जो संशय करता है उसका विनाश होता है। बुद्धि मत लगाया करो। कृष्ण ने बुद्धि को नेगेटिव माना है, आपको ये और बता दूं। सांख्य दर्शन जो है भारत का, वो मतलब प्रकृति पुरुष की बात करता है। एक चेतना होती है, जिस चेतना को पुरुष कहा गया है, और प्रकृति होती है जो भौतिक है। और इसकी तुलना इस तरह से की गई है कि जैसे एक व्यक्ति के तो टांगे नहीं है, एक व्यक्ति के टांगे नहीं और एक व्यक्ति देख नहीं सकता, राइट। तो जिसकी टांगे नहीं है उसको कंधे पे बिठा लिया अंधे ने, जिसकी टांगे नहीं है उसको कंधे पे बिठा लिया, जिसको दिख नहीं रहा। अब दोनों की समस्या सोल्व हो रही कि नहीं हो रही? मतलब वो उसके कंधे पे बैठ गया है, कैसा नजारा है। तो वो दोनों अपने काम चला लेते हैं, मतलब एक दूसरे की जोड़ी बनाकर वो काम चला लेते हैं। तो जो प्रकृति है ये भौतिकता है, चेतना पुरुष है इसमें सांख्य में। और बुद्धि पदार्थ मानी गई है सांख्य दर्शन। पदार्थ चीज अच्छी नहीं होती, विजडम अच्छा होता है, चेतना अच्छी होती। तो हर जगह बुद्धि लगाना कहाँ तक सही है? हर जगह अपने दिमाग को चलाते रहना गलत है। बुद्धि गलत मानी। बुद्धि अविश्वास पैदा करती है, बुद्धि कुतर्क पैदा करती है। बुद्धि मत लगाओ, केवल ये ध्यान रखो कि सामने जो खड़ा है वो बहुत बड़ा है आपसे, उम्र के अंदर, अनुभव में और कई चीजों में। तो आपका ध्यान ये रहना चाहिए कि ये कह क्या रहे हैं उसको समझें, उस बात पे ज्यादा फोकस करो आप, तब आप जीत में रहोगे, नहीं तो हार जाओगे। और मैं साफ बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये क्लास किया, मैं 700 बच्चों को ऐसे ही डांटता हूँ। मेरी क्लास के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है। एक दो बार आवागमन हुआ नहीं तो मैं उनको वहीं रोक देता हूँ, बाहर ही रहिए आप, मेरी क्लास में नहीं चलेगा। इसलिए बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं, जब मेरी क्लास खत्म हो जाती है तब वो कहते हैं सर वो अनुशासन नहीं है जो आपकी क्लास में था। स्लिपें पहुंचते नहीं उससे पहले ढेर लगा देते हैं स्लिप। मैंने कहा संसद चल रही है क्या है, आप ऐसे सवाल भेज रहे हो? समझो ना खुद अपनी बुद्धि से। हम बता रहे हैं आपको कि ये है तो चलो ना उस रास्ते पे। जब 360 डिग्री में चल रहा हूं तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती है? मैंने कहा संसद नहीं चलेगी यहाँ पे, आप सवाल अपने पास रखिए, डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं है मुझे। तो होता क्या है कि ये माइंड को शांत करके पढ़ाई करा कि ये चल रहा है, ये चल रहा है। आपको लगता है कि मेरे को इसमें 2 बातें ऐड करनी तो कर लेना, बात तो ध्यान से समझोगे ना। तो विजडम का प्रयोग करो। ये जो मैनेजमेंट की किताबें होती है उसमें भी बुद्धि को और ज्ञान को भी सेकंड नंबर दिया गया है। जो कारण क्या होता है कि
जैसे सवाल पूछा गया क्या, उत्तर लिख रहे हो क्या। जहां कुमारप्पा समिति की जरूरत नहीं वहां भी उसको डाल रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान आपसे संभल नहीं रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप। धन को, ज्ञान को, इनको पचाना बहुत मुश्किल काम है, अहंकार हो जाते हैं। तो वो सवाल क्या पूछा जा रहा है, डाले क्या जा रहे हो, अरे उस संदर्भ के साथ बात करो ना, आपको क्या आता है उससे क्या मतलब है। सवाल क्या पूछा गया वो उत्तर दीजिए, नहीं कि कुछ भी लिखिए। अनावश्यक भूमिकाएं एक एक पैराग्राफ की जरूरत क्या पड़ रही है उसकी। एक संतुलन लाना पड़ेगा ना इस चीज का। मैंने कहा अभाव की भी सत्ता है। अब एमएसपी की माइनस क्या है कि हॉर्टिकल्चर को कवर नहीं कर रही है, राइट। उसका अभाव है, मतलब उस चीज का, उस प्रोटेक्शन का अभाव है। लेकिन आपने एमएसपी की आलोचना में ये भी लिख दिया आगे, उस अभाव का सम्मान किया आपने और उसको लिख दिया, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। फिर आपको माइंड लगाना है कि फसल बीमा क्या ये कमी को दूर कर पा रही है। तो फसल बीमा सारी क्योंकि फसल बीमा तो आपको टोटल प्रोटेक्शन देती है ना, प्रोडक्शन की भी देती है, कीमत की, वो तो इनकम सिक्योर कर रही है। कुछ भी गिरेगा वो समझेंगे, कीमत गिरेगा वो समझेंगे, उत्पादन गिरेगा वो समझेंगे, दोनों गिरेंगे वो समझेंगे। आप फायदे फायदे में हो एक प्रीमियम देके, और ज्यादा इनकम आ गई तो वो आपसे लेके थोड़ी जाएगी कि 2 लाख की जगह आपको 3 लाख हो गई, लाओ 1 लाख रुपए। ऐसा नहीं होगा। तो आपको माइंड लगाना है कि वहां की कमी इधर के, इसलिए मैंने बोला खरीफ, रबी, हॉर्टिकल्चर, ये तीनों क्रॉप्स इसमें कवर्ड है। अब आइए सी पे। प्रीमियम्स, टू बी पेड बाय फार्मर्स, इधर ही लिख देता हूं। किसानों द्वारा जो प्रीमियम दिया जाएगा वो क्या है? तो इसकी खास बात क्या है
कि किसान को लिमिटेड ही देना है, SI का लिमिटेड ही पे करना है। ये देखो आप, इतने कम प्रीमियम पे बीमा कंपनी वो नहीं करेगी बीमा। 2% खरीफ क्रॉप्स पर देना है उसको। और आपको मैंने बताया ही था कि ये प्रीमियम किस चीज़ का होता है, और फिर भी ध्यान नहीं रहे तो आप यहाँ पे लिखो SI का ये जितने भी प्रीमियम परसेंट है वो किसके हैं, SI सम इंश्योर्ड का। ठीक है, अभी 1 लाख रुपए की फसल मतलब इनकम की बीमा हुई तो किसान को खरीफ अगर फसल है तो 2,000 रुपये देने हैं उसको, राइट। उस किसान का हिस्सा इतना ही। अगर बीमा कंपनी कहती है कि मैं तो 10% प्रीमियम लूंगी, 10% के बिना, एरिया वाइज उनके वो प्रीमियम बदलते हैं। मतलब आप ऐसा सोचो, जिन एरियाज में ज्यादा फसल बर्बाद होने के चांस है, सारा टेक्निकल है ना, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। बच्चों का बीमा कराते हो आप, मतलब ठीक ठाक बड़े बच्चे, ऐसे नहीं कि शिशु का बीमा, शिशुओं के मरने के चांस ज्यादा रहते हैं। 1 साल से कम आयु के बच्चे को शिशु कहते हैं ना। लेकिन कोई बच्चा मान लो 10-11 साल का है, कम प्रीमियम लग, मतलब उसका कोई आप बीमा कराओगे कम प्रीमियम लेगा। आप मेरा आज की तारीख में बीमा कराओगे तो पहले तो मना ही कर देंगे कि भाई 50 साल की एज में पहुंचने वाले आदमी का क्या बीमा करें, ये तो कभी भी जा सकता है। तो और अगर कर भी देंगे, ज्यादा कैलकुलेट, मतलब रिस्क ज्यादा है मेरे साथ। ये तो सब फिर मेरे से पूछेंगे कि कोई बीमारी तो नहीं है आपको। मैंने कहा मेरे को तो नहीं लगती है, मेरे को अस्थमा है। लेकिन फिर डर जाएंगे, ऐसे होता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है उसमें कि अस्थमा होगा तो प्रीमियम कितना ज्यादा, इस तरह का इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। लेकिन वो थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या छोड़ ही दें क्या, मतलब इनको रहने ही देते इस तरह। या वो ये पता लगाएंगे कि कई सारे एजेंट होते हैं कि बोले सर ऐसा है कि कोई पूछे तो कहना कोई बीमारी नहीं, और ब्लड जांच वगैरह से अस्थमा का पता लगता नहीं है। अस्थमा का पता नॉर्मल जो जांचें होती है उनसे नहीं पता लगता, आपको दमा जो होता है उसका थोड़ा बहुत, उसमें कुछ ब्लड के कुछ चीजें हल्की ज्यादा आती है उसमें जब आप जांच कराते हो। न्यूट्रोफिल्स पता नहीं क्या होता है, वो थोड़ा बहुत ज्यादा आता है। वो वैसे भी ज्यादा आ सकता है, दिल्ली में रहते हैं लोग, इस तरह का कुछ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आप मैनेजमेंट पे मत जाओ, आप फिलोसफी समझो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट हाउ टू मैनेज इट, रादर आई एम इंटरेस्टेड अबाउट व्हाई इट इज डन, ऐसा क्यों किया जाए। तो आपकी एज, पढ़ाई लिखाई, कहाँ रहते हो, बहुत सारी बातें बीमा कंपनियां देखती है। कोस्टल एरिया में लोगों का बीमा कंपनी बीमा नहीं करेगी। कभी भी तूफान आ गया लोग तो मरते रहते हैं। पहाड़ों के ऊपर कम बीमा कंपनी दिमाग नहीं लगाती है उधर, क्योंकि उनको मरने पर ज्यादा देना पड़ जाएगा। और बाकी अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेसर है कॉलेज में और बढ़िया उनकी हेल्थ नजर आ रही है, फटाफट बीमा कर देंगे। उनको पता है कि 20 साल तक ये प्रीमियम ही देता रहेगा, मरने वाला है नहीं, तो इसमें हमें इनकम आ जाएगी। 20 साल बाद उनको प्रणाम कर लेंगे, भाई हो गया। अब आप इधर दिमाग लगाओ, आप सोच पा रहे हो कि इसमें प्रीमियम ज्यादा क्यों है। हॉर्टिकल्चर में कीड़े जल्दी लगते हैं, हॉर्टिकल्चर, फल सब्जियां जल्दी खराब होती हैं। आम का सीजन चल, बारिश आ गई खराब हो गया। तो बहुत सारी बातें मैं उतना नहीं जानता, लेकिन आप लोग ज्यादा जानते होंगे। तो अब बीमा कंपनी इतने छोटे से प्रीमियम से क्यों करेगी, वो तो बिजनेस कर रहे हैं। तो बीमा कंपनी कह रही है कि मैं तो वो लूंगी, 10% बीमा लूंगी, ये क्या कहते प्रीमियम लूंगी। तो किसान को 2,000 रुपये देने हैं, बच गए 8,000, जिसमें 4,000 राज्य सरकार को देने हैं और 4,000 केंद्र सरकार।
तो किसान क्यों नहीं बीमा कराएगा? इसीलिए मेरे गांव वाले, मेरे को तो ताज्जुब हुआ जब मैं भीलवाड़ा, इससे पीछे ये जो बात हुई उससे पहले गया था, तो वो एक पटवारी से बात कर रहे थे मेरे साथ जो थे, उनकी कोई कंप्लेन कर दिया कि ये फसल का फलाना हो गया, तो कुछ लोग कि ये गलत वो कर दिया, मतलब पटवारी ने लिख के दे दिया, तो उस बातचीत कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि क्या बात चल रही थी आपकी, कुछ बात मुझे लग रहा है कि बीमा, फसल बीमा का मामला है क्या है? कि हाँ हाँ सर, फसल बीमा। मैंने कहा हमारे गांव में फसल बीमा का लाभ उठा रहे हैं किसान। तो उस दिन मेरे को पता लगा कि ये फसल बीमा योजना हमारे गांव तक भी पहुंच चुकी है और हमारे गांव के लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये मेरे को पहली बार पता लगा कि पटवारी से मिलके, किसी से लिखा के, और कह रहे कि रामेश्वर जी पूरे गांव वालों ने फसल बीमा का पैसा उठा लिया। तो किसान को दिक्कत क्या आ रही, देना तो इतना ही है, बाकी तो सरकारें मिलाएगी। और यहां तक अगर आप इसका शुरुआती डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो यहां तक लिखा हुआ है कि 90% भी प्रीमियम हुआ, अगर कितना 90%, तो भी उसका बीमा कराया जा सकता है। अब आप सोचो, 1 लाख रुपए का मान लेते हैं, 1 लाख रुपए का 90% क्या प्रीमियम बनता है? 90,000 रुपए। मान लो मैं किसान हूं और सरकार नहीं हो, सरकार को हटा दो आप, एक बीमा कंपनी कहे कि 90,000 रुपए का प्रीमियम दो मुझे और मैं आपकी 1 लाख रुपए की इनकम सिक्योर करूंगा, तो मैं उस बीमा कंपनी को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा भाई मैं किसान हूं लेकिन मूर्ख नहीं हूं, मतलब 1 लाख रुपए की इनकम फिक्स कराने के लिए 90,000 आपको दूं, इससे ज्यादा अच्छा मैं खेत को ऐसे छोड़ दूंगा। क्या पता 1 लाख की इनकम आ जाएगी, नहीं तो इनकम आने पर भी 90,000 तो आप ही को देने पड़ रहे, तो मेरे को क्या मिला इससे? 90% प्रीमियम क्या आपको वाजिब लगता है? 50% प्रीमियम भी वाजिब नहीं। 1 लाख रुपए की इनकम को फिक्स करने के लिए 90,000 रुपए किसी को देना मूर्खता हुई ना ये। लेकिन किसान की साइड से मूर्खता नहीं है ये, क्योंकि हमारी सरकार ने कहा कि 90% प्रीमियम वाली फसलों को भी हम लेंगे, आपको तो 2 ही देना है, आपको 1.5 ही देना है, आपको 5 ही देना, बाकी बचेगा वो हम देंगे। लेकिन बहुत नाजायज ढंग से भारत के अंदर कई फसलों को कवर किया गया, बीमा कंपनियों ने ज्यादा प्रीमियम लगा दिया। आप देखो, जिस व्यक्ति का मेडिकल इंश्योरेंस होता है, मतलब लोग 10 लाख का, 20 लाख का इसका वो करवाते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, साल भर का होता है ये। साल भर में आप अगर बीमार हो गए तो 10 लाख का मेडिकल करा रखा है इंश्योरेंस, तो आपको 10 लाख का इलाज फ्री मिल जाएगा एक तरह से। तो बीमा कंपनियां, जैसे हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो सबसे पहले मरीज को क्या पूछते हैं, इनका बीमा है कि नहीं है। अगर उनको ये मालूम चल गया है कि इनका बीमा है तो आपके मरीज को जल्दी नहीं छोड़ेंगे वो। बिल बनाना उनको, और उनको ये भी पता है कि इस परिवार को सिर्फ कहने की बात है कि भाई आपका मरीज ठीक नहीं हो पा रहा है अभी, 5 दिन और लगेंगे, क्योंकि इनको पैसा तो देना ही नहीं है, पैसा देना नहीं, बीमा कंपनी देगी। उस बेचारे मरीज की हालत खराब कर देते हैं बोतल लगा लगा के बीमा कंपनियां। ये अब इसमें बड़ी फंसावट है, और अगर आपका बीमा नहीं है तो वो कहेंगे यार इनको, ये मरीज हमारे लायक नहीं है। ये बार बार कहेंगे, इनके रिलेटिव आके डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे, मैनेजमेंट से मिलेंगे, हमारी फीस कम कर दो, फीस कम कर दो। ये तो न्यूसेंस है। तो कह देंगे भाई यहाँ से ले जाओ मरीज को, इसका इलाज हमारे यहाँ नहीं है, रेफर कर देंगे, आपकी एम्स ले जाओ, कहीं ले जाओ, रेफर कर देंगे। बहुत बुरा हाल है। मतलब मुझे शिक्षा और क्या कहते हैं स्वास्थ्य का, ठीक है आप फीस लो, सारा करो सब, लेकिन फिर काम भी करो। जबरदस्ती किसी को आप मार रहे हो तो ये तो कहीं तक उचित नहीं है। इसलिए यूके वगैरह में कहीं भी चले जाओ आप, सरकार की जिम्मेदारी होती है आपका स्वास्थ्य सही करने की। सबको समान ट्रीटमेंट मिलता है, सरकार इलाज कराती है। और हमने क्या कर रखा है, इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। नतीजा ये कि हॉस्पिटल बिल बनाने में रहते हैं और लोग खत्म हो जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत परिवार वालों को होती है।
तो अभी इस बात को इधर लेके आओ, बीमा कंपनी को लगा कि ये तो स्कीम बहुत बढ़िया है, ज्यादा प्रीमियम पे बीमा कर रही है। तब केंद्र को लगा कि मेरे को इस स्कीम में चेंज करना पड़ेगा। तो केंद्र ने कहा कि असिंचित भूमि और सिंचित भूमि का एक वो किया है इन्होंने। अगर प्रीमियम असिंचित भूमि में 30% से ज्यादा है प्रीमियम, तो मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगी, केंद्र ने कह दिया। और सिंचित भूमि में कोई भी फसल सिंचित भूमि में है, प्रीमियम 25 तक है, वहां तक तो ठीक है, 25 से ज्यादा हुआ नहीं, और मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगी, राज्य सरकार जाने, आप जानो, किसान जाने। थोड़ा चेंज कर दिया इस चीज को। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि एक लिमिटेशन है, अब, पहले नहीं थी, अब है, कि एक लिमिटेशन से ज्यादा प्रीमियम अगर बीमा कंपनी ने लिया तो केंद्र अपना 50% जो हिस्सा है वो नहीं पे करे। जो सिंचित में 25% और असिंचित में 30%। साइड में कहीं लिख लो आप इसको। सिंचित में 25% और असिंचित में 30% प्रीमियम सीमा है केंद्र की सब्सिडी के लिए। केंद्र जो अपना हिस्सा देता है, तो एक तरह से सब्सिडी हुआ ना ये किसान को। और ये जो सुधार होते हैं वो धीरे धीरे तो आते हैं, पहले कुछ सब मतलब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको आज ही सब पता है क्या? नहीं मालूम। धीरे धीरे आप समझोगे कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हमसे मिस्टेक हो गया। अचानक से कुछ नहीं होता है। और आपने जैसे ऑप्शनल चेंज किया, आपका रिजल्ट आ गया, तो लोगों ने कहा यार ये पहले कर लेते, तो पहले कैसे कर लेते? हमें मालूम थोड़ी था, हम लिख रहे थे, अब नहीं आ रहे नंबर, हमने चेंज कर लिया और ये काम कर गया। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये जब बात हो रही तो सरकार को क्या पहले मालूम नहीं चल रहा था? ऐसा नहीं होता है, वो मिसयूज होता है, तब फिर गवर्नमेंट इसके बारे में विचार करते हैं। तो ये तो प्रीमियम की बात हुई, किसान कितना देंगे वो लिख दिया, बाकी केंद्र राज्य देंगे वो बता दिया आपको 50-50। सीमा बता दी केंद्र की कि 25 और 30% वाला प्रीमियम की सीमा में ही वो अपना सब्सिडी देगा। इससे ज्यादा अगर प्रीमियम बीमा कंपनी मांग रही है तो केंद्र वहां पर काम नहीं करेगा। और फिर भी अगर आपको उसका वो कराना है तो राज्य सरकार देगी अपना, या किसान समझेंगे अपना। अब डी लिखिए, ये तो प्रीमियम्स थे। कौन कौन सी जोखिमें इसमें कवर्ड है? कवरेज ऑफ रिस्क।
तो इस तरह के नुकसान है। मतलब इसमें ये भी है, प्रिवेंटेड सोविंग, मतलब बुआई नहीं हो पाई किसी वजह से। आप खुद तो खर्चा करते हो ना खेत को तैयार करने के, टीलिंग विलिंग कुछ भी खर्चा आपका है, लेकिन बुआई नहीं कर पा रहे हो, जो भी कारण हो उसका रीजनेबल कारण ही मान्य होते हैं। बीमा देखो ये विवादास्पद, वो विवादों में आपको नहीं जाना है। अब आप इंश्योरेंस कराते हो गाड़ी का, अब कई बार बीमा कंपनियां क्लेम देने में थोड़ा आनाकानी करती है कई बार। कि एक बार मेरे पास एक मतलब स्कूटर था, वो अली को दे दिया मैंने। तो जयपुर में मैं पढ़ा करता था, तो एक स्कूटर मैंने उधार लेके इधर उधर से एक स्कूटर खरीदा था। तो उसकी सर्विस कराने गया हुआ था, नया नया स्कूटर लिया हुआ था मैं, सर्विस सेंटर पे लगी। तो वहां पर एक मिस्त्री जो गाड़ी ठीक करता है, वो सेंटर पे काम कर रहा था, और वो एक गाड़ी को तोड़ रहा था, तो हथौड़ी लेके। मतलब एक स्कूटर सा था, उसको तोड़े जा रहा था। मैंने कहा मेरे को, मैं बेटा बेटा ये सोच रहा कि ये इसको क्यों तोड़ रहे, मेरे सिर आ नहीं गया। मैंने कहा भाई इसको अच्छे खासे को तोड़ क्यों रहे हो यार, थोड़ा बताओगे आप इसकी तोड़ने की वजह क्या है, या आपको क्या करना है। मैंने कहा मेरे को तो ये सर्विस करानी है, तो करवाओ ना सर्विस, हम क्यों तोड़ रहे हैं इससे आपको क्या मतलब। बाद में मैंने ध्यान से देखा उस चीज को, वो एक आदमी बैठा हुआ कह रहा थोड़ा सा यहाँ मारना छोड़, फिर यहाँ वो बीमा उठाने के लिए, मतलब जैसे गाड़ी किस तरह से गिरेगी तो वहां कुछ होना चाहिए, इस तरह का कुछ। मैंने कहा यार अच्छी खासी गाड़ी को तोड़ दिया मेरे सामने। ऐसे लोग करते हैं बीमा उठाने के चक्कर में, ऐसा ऐसा भी काम होता है। तो वो सब बीमा कंपनियां भी होशियार है, फिर वो देखती है कि तो बीमा का ही आदमी वहां बैठ के तोड़वा रहा है उसको, जो एजेंट था, कि ऐसे ऐसे तोड़ो जब जाके तुम्हारा केस फाइनल होगा। तो बड़ा। और आजकल एक मैं क्लास ले रहा था जयपुर में, वेद्स ICS नाम से एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट हुआ करता, तो मैं वहां पढ़ा रहा था। तो मैंने क्लास इकोनॉमिक्स था, तो मैं बता रहा था कि ये ये बीमा का ही क्लास चल हो रही है। ये मुद्दा नहीं था, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत मैं यंग उस समय था, जब पढ़ने के दौरान भी पढ़ाता था। ऐसा मेरा वो था कि इनकम थी नहीं, तो मैं कहीं कहीं पढ़ा के अपना जुगाड़ लगाता था। तो मैंने क्लास में कह दिया कि बीमा कंपनियों, कई बार लोग बीमा करा लेते हैं अपना, और कराते तो इसलिए हैं कि भाई अगर कुछ हो जाए तो परिवार को फायदा होगा। लेकिन मैंने ये कह दिया क्लास के अंदर कि कई बार कुछ लोग अपनी पत्नियों का बीमा करा लेते हैं, मतलब ज्यादा उसका 2 करोड़ 5 करोड़ का बीमा करा दिया पत्नी का, और वो पूरा षड्यंत्र करके उसको कई बार लोग मतलब खत्म कर देते हैं और बीमा का पैसा उठा लेते हैं। मैं तो जैसे इससे बोला क्लास में, क्लास छूट गई। उसके बाद में एक गर्ल वहां पर मेरे को ऑफिस में बैठी हुई मिली, वो जो मैनेजर थे बोले कि आपको आपसे बात करना चाहती हैं। तो मैं मिला उनसे, अब वो टेंशन में कह रहे हैं कि सर जो आप बता रहे थे लगभग वैसा ही चल रहा है। मतलब हमारे हम मेरे पति ने बहुत बड़ा बीमा करा रखा है सर, हमारे रिलेशन उतने सही नहीं है, और कुछ इस तरह का तो नहीं हो जाएगा, मतलब मुझे ऐसा डर लग रहा है। तो मैंने कहा अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह के केसेस आते हैं, मतलब अखबार वगैरह में आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेंगे। लड़ाई होना, मैंने कहा ये तो एक नॉर्मल बात है पति पत्नी के बीच में, ये सामान्य है। अगर लड़ाई नहीं हो रही है तो समझिए असामान्य है। तो मैंने कहा आप टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है। मैं तो एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि इकोनॉमिक्स में लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल दे दिया। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। बल्कि मैंने कहा था ना कि मेरे 2 दोस्त थे जो मेरे से 10 साल बड़े थे, एक एक्सपायर हो गए। तो उन्होंने यही किया, जो एक्सपायर हुए उन्होंने 2 करोड़ का बीमा कराया था अपना। मैं तो यहाँ था दिल्ली में, और जो दूसरे हमारे दोस्त थे जो उनकी उम्र के बराबर थे, एक तो मैं था छोटा और 2 वो बराबर एज के थे, साथ में पढ़े थे।
लेकिन हमारे विचारों का मिलन होने की वजह से मैं छोटा होते हुए भी वो मेरे को साथ में रखते थे। धीरे धीरे मैं भी मैच्योर हो गया, जैसे अब वो मान लीजिए 50 साल के हो गए तो मैं 40 का हो गया, तो 40 वाले व्यक्ति में तो बातचीत करने की उतनी बुद्धि तो रहेगी। तो मैं उन दिनों यहाँ आ गया, दिल्ली पहुंच गया था, मतलब शुरू ही किया था यहाँ आके। अचानक से मेरे को फोन आया कि वो सर एक्सपायर कर गए। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो बाद में मेरे को पता लगा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मैं यहाँ से भाग के वहाँ पहुंचा गांव अपने, फिर और ज़्यादा जानकारी जुटाई मैंने। तो जो हमारे साथ में दूसरे थे, जो उनकी हम उम्र थे, उनको वो बार बार कहते थे कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को काफ़ी पैसा मिल सकता। वो बोले रामेश्वर जी मैंने बहुत डांटा इसको कि ऐसे बात क्यों कर रहा है, लेकिन ये पता नहीं कब सुबह 5 बजे निकला और ये चला गया सड़क पे। वहां पर उसने लेट गया सड़क पे, वो गाड़ी निकली तेजी से, खत्म हो गया। अब उसको एक्सीडेंट का रूप देने के लिए, मतलब सुसाइड, वैसे सुसाइड में तो आजकल बीमा कंपनियां सुसाइड को भी कवर करती है। वो माइंडसेट समझ गई लोगों का, तो बीमा कंपनी भी तैयार है इस चीज के लिए, ऐसा मान लो आप। लेकिन बहुत दुखपूर्ण थी ये बात कि अपने बच्चों को 2 करोड़ रुपए दिलाने के लिए उन बच्चों से पूछा नहीं उन्होंने कि मैं चाहूं तुम्हें या पैसा चाहिए, वो बच्चे क्या सोच रहे होंगे। हालांकि हम लोगों ने उस बात को पूरी तरह से ढक दिया। वो जानते हैं, मैं जानता हूँ, कुछ एक लोग जानते हैं, लेकिन बातें छुपती नहीं है, मतलब धीरे धीरे पता लग ही गया होगा। अब उनको 2 करोड़ रुपए मिले तो उसका क्या करेंगे वो, लेकिन ये सभी लोग करते हैं। अब वो बीमा कंपनी के साथ बार बार ये दिक्कत आती है, तो बीमा कंपनी ने कहना ही शुरू कर दिया कि सुसाइड भी इसमें कवर्ड है। एक बैंक मैनेजर मेरे यहाँ आए, बोले कि सर टर्म इंश्योरेंस है, आप लेंगे क्या? और वैसे मैं इसकी कुछ विशेषताएं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए। स्टार्टिंग कहाँ से करी कि इसमें सुसाइड भी कवर है? मैंने कहा कि सर मैं नहीं मरने वाला हूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, सुसाइड कवर किया इसका क्या मतलब? तो ये बीमा कंपनियां वहां पर बहस करती है, इससे आपको मतलब नहीं। आप मेरे को सवाल करो कि सर इसका पता कैसे लगाएंगे, फलाना कैसे हो जाएगा, मैं कैसे बता सकता हूँ कैसे हो जाएगा? वो बीमा कंपनी अपने हिसाब से करेगी। आप परीक्षा के हिसाब से ध्यान रखो कि प्रिवेंटेड सोइंग के केस को भी कवर किया गया, ये परीक्षा है। जो इसके बियॉन्ड जाएगा वो परीक्षा नहीं पढ़ रहा है, कुछ और पढ़ाई कर रहा है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे परीक्षा के लायक बात क्या है। आपसे पूछेंगे क्या वहां की प्रिवेंटेड सोइंग का पता कैसे लगाते हैं, ये पूछेंगे? ऐसा सवाल आता है यूपीएससी। एक ये हो गया स्टैंडिंग लॉस। मान लीजिए खड़ी फसल को लॉस हो गया, टिड्डी दल ने हमला कर दिया, कुछ भी हो गया, बीच बीच में फोटो खींच खींच के भेजने पड़ते हैं फसल की डेवलपमेंट को लेकर, तो थोड़ा ट्रैकिंग करते हैं और स्मार्ट तरीके अपनाए जाते हैं, ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं, फोटो खींची जाती है। इस तरह से वो थोड़ा सा कंपनियां, उनके आदमी जाते हैं फोटो खींच के। ऐसे नहीं कि कोई जबरदस्ती कह दिया कि हमारे तो खड़ी फसल में लॉस हो गया, बीमा कंपनी को पता ही नहीं लग रहा। वो अपने हिसाब से ट्रैकिंग करते हैं। बीमा कंपनी सबको ही ऐसे अर्जाना दे दी तो दिवालिया हो जाएगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो बीमा कंपनी ने मान लिया कि आपको स्टैंडिंग लॉस है, आपको पैसा देगी। फसल कटने के बाद कई बार ऐसा होता है कि आप खलिहान पे फसल रखी हुई। अली ने मेरे को एक बार कहा कि भैया मेरे को गांव जाना पड़ेगा जल्दी में। मैंने क्या हुआ कि हमारे ये कट के फसल खेत पे पड़ी हुई थी, किसी पड़ोसी ने आग लगा दी। मैंने कहा मतलब फसल को ही आग लगा दिया? कि हाँ ऐसा ही हुआ है, मैं भाग के मेरे को जाना पड़ेगा। तो ऐसे नुकसान हो सकते हैं फसल कटने के बाद के भी, और उस पर बारिश भी गिर सकती है, जो भी है वो भी कवर्ड है 14 दिन तक। लेकिन आप बात बहुत 14 दिन के आगे की बात कर रहे हो, उससे बीमा कंपनी को मतलब नहीं। 14 दिन तक क्या करेगी? और प्राकृतिक आपदा वगैरह कुछ आ गई, उसमें फसल बर्बाद हो गई, उसको कवर करेगी। तो ये कवरेज ऑफ रिस्क हुआ। आगे बात समझ में? अब इसकी मूल्यांकन हुई स्कीम की, वो भी लिख लेते हैं। ई में वही लिखिए, क्रियान्वयन का मूल्यांकन।
ब्रैकेट में लिखिए CSE के रिसर्च पर आधारित। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, फुल फॉर्म जानना जरूरी नहीं है, वहां पर CSE लिखिए सीधा। जिसको जानना जरूरी नहीं उसको क्यों जाने, मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि उसको याद रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां लिखना ही नहीं है। CSE लिखिए, सेंटर फॉर साइंस एंड, हाँ सुनीता नारायण जी का वो है ये NGO। डाउन टू अर्थ नाम का मैगजीन आता है ना, वो उन्हीं की तो देन है, मतलब सुनीता नारायण, उनका ये वो संगठन है CSE। उन्होंने रिसर्च किया, शुरुआती रिसर्च है, 16 में लागू होने के बाद एक 2-3 साल की जो पीरियड थी उसमें उन्होंने पता लगाया कि ये स्कीम कैसे काम कर रही है। समझ पा रहे हो आप, क्रियान्वयन का मूल्यांकन। ठीक, संक्षेप में थोड़ा आइडिया रहे तो फर्स्ट लिखिए टेनेंट फार्मर्स, को कवर नहीं किया गया। वो तो मैं पहले कह चुका आपको कि टेनेंट फार्मर्स कवर कैसे होंगे, या तो लीजिंग आए तो हो जाएंगे, वो अभी तो चल डिस्कशन का ही टॉपिक बना हुआ है। दूसरा लिखिए कई राज्य सरकारों द्वारा इस योजना को समय पर नोटिफाई नहीं किया गया। नोटिफाई मतलब स्टेट्स को देखना होता है ना, केंद्र की स्कीम अब आप लागू कब करोगे आपको देखना है। आयुष्मान भारत योजना केंद्र की है, अरविंद केजरीवाल जी उसको लागू करने में परहेज करते रहे हैं। स्कीम है, कंडीशन है, आप लागू करना चाहते हो तो कंडीशन मान लो। नोटिफाई स्टेट गवर्नमेंट को कर, मतलब इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है इसका। तो जो स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं लेना चाहती है तो ना ले, लेकिन उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो फसल बीमा आपको एक छोटा प्रीमियम देने से मिल रहा है और केंद्र आधा मिला रहा है, कृषि आपका टॉपिक है, सुरक्षा केंद्र दे रहा है, फिर आप ले क्यों नहीं रहे हो? वहां के किसान नहीं कहेंगे कि ये हमारी सरकार, या फिर अपनी स्कीम लाई है कोई स्टेट लेवल की, तो उसमें आपको बजट बनाना पड़ेगा, आपका घाटा बढ़ जाएगा। और राज्य सरकारों के पास रेवेन्यू के सोर्स बहुत बढ़िया नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स से सबसे ज्यादा इनकम आती है उनको, और वो इनडायरेक्ट टैक्स का बड़ा हिस्सा भी GST का पार्ट बन चुका है। अब GST तो कॉमन टैक्स है, आप कॉमन टैक्स की रेट आप थोड़ी बदल सकते हो। जैसे GST तो GST काउंसिल डिसाइड करती है ना। केरला ने मतलब आपको पता होगा कि एक बार फ्लड वगैरह बहुत आया केरल साइड के अंदर, तो उसने ये बोला कि मेरे को एक अलग टैक्स लगाने की छूट मिले, मतलब इधर कहाँ केंद्र तैयार हुआ कोशिश। कल को वो कहेगा, या ऐसे तो पहाड़ वाले राज्य कहेंगे कि हमारे इधर ये दिक्कत आ रही है, राजस्थान कहेगा कि हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, तो फिर तो हमने बनाया और हमने बिगाड़ा।
तो बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं बरसात में, और फिर माता जी बुलाती है तो बिगाड़ के घर चले जाते हैं उसको हटाएंगे। तो हमने बनाया हमने बिगाड़ा, ये थोड़ी होगा। आप वापस वही कहानी हो जाएगी कि अलग अलग स्टेट्स को आपने फिर अलाउ कर दिया अपना अपना टैक्स लगाने के लिए। तो आप फिर वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, आज आप कहीं भी जाते हो तो आपको कौन सा टैक्स नजर आता है? सिर्फ एक, दैट इज जीएसटी। कुछ अपवाद हैं, मैं पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। कॉमनली तो आपको जीएसटी दिखता होगा। तो उसमें स्टेट स्पेसिफिक सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते आज के। तो राज्यों की जो ऑटोनॉमी है, फिजिकल ऑटोनॉमी, देखो समाज से आप जुड़ते हो, किसी भी समाज से, तो फायदे भी हैं। समाज से कोई जबरदस्ती तो जुड़ता नहीं, इच्छा से जुड़ेगा ना कोई। हमारे भारत सरकार ने कोई इमरजेंसी लागू करके कहा था क्या कि आपको जीएसटी लागू ही करना पड़ेगा? ऐसा कुछ हुआ? समझाया हूं, कन्विंस किया, राउंड्स पे राउंड्स हुए वार्ताओं के, उनके दिमाग में बैठा होगा तब तो तैयार हुए। राजी किया उनको कि 5 साल तक तुम्हें कोई नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई हम करेंगे, आप चिंता मत करो, हम हैं, आप लागू तो करो, ऐसे समझाया। तो राज्यों के पास मैनिपुलेट करने के लिए कुछ है नहीं। और सीमा शुल्क नाम का जो कर है, जो बाहर से माल आता है, वो जीएसटी का पार्ट नहीं है। मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी केंद्र लगा सकता है अपने हिसाब से, तो केंद्र कस्टम्स को चेंज कर सकता है, राइट? इस तरह की और भी बातें हैं। तो राज्यों के लिए ये प्रॉब्लम है कि उनको फाइनेंस इतना नहीं मिल सकता है। मार्केट में रेपुटेशन भी राज्यों का केंद्र की तुलना में कमजोर है। उधार लेना चाहेंगे तो उनको उतना नहीं मिल पाएगा जितना केंद्र, बाहर से वो बिना अनुमति के उधार ले नहीं सकते। हर जगह तो फंसे हुए हैं, इसलिए उनको वो स्कीमें उठानी पड़ेगी जो केंद्र दे रहा है। इसलिए हमारे भारत में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उस लेवल की आप अपेक्षित नहीं कर सकते हैं। इंडिया में सेंटर का थोड़ा दबाव रहता है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसके मत कई तरह के हो सकते, पर्सपेक्टिव पर डिपेंड है। कोई चीज पक्ष क्या है उस पर निर्भर है कि वो गलत है कि सही है। एब्सोल्युटली आप नहीं कह सकते कि गलत ही है। अब आप नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखेंगे तो ये पॉलिसी सही है, लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता की बात करेंगे और लोकल कंडीशंस की बात करेंगे। अब मेरी बेटी क्या विषय लेगी ये भी मैं ही तय करूं, या मैं ऐसे कर दूं कि तय तुम करो, फंड में दूंगा, राइट? तो फंड तभी मिलेंगे जब तुम मेरी बात मानोगी, फंड तभी मिलेंगे जब तुम मेरी बात मानोगी। अब मजबूर हो गई हो तो मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स रखना, वो कह रही मैं हिस्ट्री रखूंगी। मैंने कहा रख लो, फंड्स नहीं मिलेंगे। तो नहीं हुई ना उनको ऑटोनॉमी। ऐसे आप भारतीय डेमोक्रेसी को समझो। हमारी क्लासेज आपको बहुत सारी जगह फायदा वैसे दे देंगे, भारतीय राजनीति को समझने में भी। इकोनॉमिक्स मिला हुआ ना उसके साथ, इस वजह से तीसरा लिखिए।
कुछ राज्य सरकारों द्वारा मुख्य फसलों को नोटिफिकेशन से बाहर छोड़ दिया गया। अब आप नोटिफिकेशन निकालोगे, फिर कौन सी फसलें आ रही है वो भी बताना है। अभी यहाँ भी पॉलिटिक्स, जो किसी स्टेट की मेजर फसलों को बीमा में ले आए तो वो कहेगा राज्य की मेरे को सब्सिडी देनी पड़ जाएगी। आधा हिस्सा तो राज्य का ही जाएगा ना, आधा हिस्सा केंद्र का है। तो हर चीज के पीछे आप ये मत समझो कि सही भावना के साथ ही काम हो रहा है। दिखावा ज्यादा हो रहा है, मतलब दिखाना ज्यादा है कि हम ये स्कीम लाए हैं ताकि हमारे वोट बैंक के बेस पे कोई फर्क ना पड़े। हालांकि इस यहाँ पर इस रिसर्च में ये नहीं लिखा गया कि ऐसा क्यों हुआ। मैं अपनी बात कह रहा हूँ जिससे आप पूरी तरह से असहमत हो सकते हैं। आप हो सकते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरे अपने विचार हैं। उनके विचार ये चल रहे हैं और उन्होंने इस बात को बताया नहीं कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। ऐसे कैसे इल्जाम लगा दोगे, जहाँ क्लैरिटी नहीं हो वहां आप ऐसे कैसे कह दोगे। लेकिन एक छोटे माहौल के अंदर हम उस बात पे विचार कर सकते हैं कि शायद ये तो नहीं हुआ कहीं। बजट का मैटर हर जगह आता है। चौथा लिखिए। बीमा पॉलिसी, बीमा पॉलिसी नहीं दी गई। पॉलिसी के लिए एक वो होता है, मतलब पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बॉन्ड कहते हैं उसको। मतलब एक ऐसा, मतलब थोड़ा सा उसका पेपर रफ टफ होता है, अच्छा मोटा पेपर पे वो बॉन्ड देती है बीमा कंपनी। उसका इन्फोर्समेंट होता है कोर्ट में, जो कंडीशंस लिखे हुए रहते हैं। बीमा कंपनी ने आपका दावा क्लियर नहीं किया, आप कोर्ट में चले गए, तो जज ये मांगेगा कि इसकी पॉलिसी कहाँ है, टर्म और कंडीशंस मेरे को चाहिए। इन्होंने जो वादा किया वो किस चीज पे किया, अब वो है ही नहीं। तो रसीद है, वो कह रहा सर मेरे पास तो रसीद है, मतलब सामने वाला कह रहा रसीद से नहीं होगा। हाँ ये पता लग रहा है कि आपने इनको प्रीमियम दिया है। आप अगले हियरिंग में कृपया पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेके आइए। फिर कहेगा नेक्स्ट मामला भेजो, वो चले गए। पॉलिसी नहीं है उनके पास, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या है वो पॉलिसी में होता है। तो ये इनकी टीम किसानों से पूछी कि आप बीमा का फायदा उठा रहे हो कि हाँ हमने प्रीमियम दिया, पॉलिसी है आपके पास। ये क्या होता है कि एक कागज होता है रसीद के अलावा, वो है कि वो तो नहीं है। वो रिसर्चर ने लिख लिया कि हमने 10 लोगों से पूछा, इसमें से 8 के पास कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। का मतलब कंपनियां लापरवाही दिखा रही है और उनको पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं दे रही। जो आजकल नियम नहीं है, म्यूचुअल फंड की एडवर्टीजमेंट आएगी टीवी पे तो ये लिखा हुआ या बोलना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेकिन इतना तेजी से बोलते हैं कि सुनने वाले को पता नहीं लगता है किसी ने बोला है क्या। इसलिए मैं भारत को कहता हूं कि भारत गांवों का देश नहीं है, भारत औपचारिकताओं का देश है। बस सरकार कह रही तुम तो बोल दो, इस सर तेजी से बोल रहे, क्योंकि हमारा खर्चा होता है। वो जब विज्ञापन आएगा उसके आगे, इससे तो हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है कि जो करना सो करो, बोल दो बस। फिर भी रिस्क उठाने वाले उठाते हैं। पढ़े लिखे लोग सिगरेट पीते हैं, उनके ऊपर सब कुछ लिख दिया हम, तो भी हम वही कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं। टीचर समझा रहा है कि टाइम पे आओ, पढ़ो, पढ़ने से होगा, ऐसे पढ़ो, तो कितने लोग समझ पाते हैं। वही डर रहा रोज, वही हमारी आदत। तो कई किसानों को बीमा पॉलिसी नहीं दी गई। अगला लिखिए, 5वां।
कुछ राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी का भुगतान समय पर नहीं किया गया। अब वो तो बीमा कंपनी है, उसको पूरा पैसा आएगा नहीं तो कवरेज देगी नहीं आपको। आपने अपना प्रीमियम दे दिया और केंद्र ने दे दिया अपना हिस्सा, स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा ही नहीं, बीमा कंपनी आपको कवरेज देगी नहीं, उसको पूरा मिलना चाहिए। अब पूरा 3 लोगों में डिवाइड है, एक किसान में, एक केंद्र में और राज्य सरकार। तो बीमा कंपनी नहीं देगी आपको फायदा। अब किसान सोच रहा है कि फसल बर्बाद होगी, बीमा कंपनी हमारे पे ध्यान नहीं दे रही, वो कह रही भाई सब्सिडी आई ही नहीं गवर्नमेंट की। हम फोन कर करके कितने लोगों को बताएंगे कि आपकी सब्सिडी नहीं आई है। तो ये ऐसा भी हुआ। और 6 लिखिए, कई किसानों को इस योजना की जानकारी नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए इजाजत लूंगा, थोड़ा सा कोई फोन है, मुझे इमरजेंसी टाइप का ज्यादा लग रहा है, तो मैं 1 मिनट देना आपने। ये तो पूरा कर लिया था हमने, है ना। तो ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया है, जो पूरा एमएसपी और उससे एसोसिएटेड जो टॉपिक है, क्रॉप इंश्योरेंस और ये सारा। सवाल आपके मैंने सारे जांच लिए, कुछ बच गए हैं थोड़े, तो जो मतलब 70-80% कॉपियाँ आपकी मैंने जांच दी है, बाकी जो बची हुई है वो मैं आज देखूंगा उनको। तो जिनकी मिल गई वो आप देख लेना वहाँ पे बाहर। और कुछ प्रश्न मैं आपको लिखवा देता हूँ, जो सब्सिडी और एमएसपी के बाद नहीं लिखा है ना, मतलब सब्सिडी पे नहीं लिखा है, एमएसपी पे, क्योंकि ये टॉपिक एमएसपी सब्सिडियों से जुड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा एक ही साथ। नहीं लिखा है ना मैंने सब्सिडी पे सर। आप लिखिए फर्स्ट। इस सवाल मेरे को क्यों ध्यान आ रहा है कि आपने उत्तर दिया हुआ है मुझे, इस सवाल आया हुआ है, मतलब मैंने जांचा हुआ है, एक लिखा है, प्रकार वाला दे रखा है ना मैंने, इसलिए ये वही तो मैं आपसे पूछ रहा था, आप लोग कह रहे थे कि थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, प्रकार हटा दो क्या है।
तो प्रकार हो गया ना ये। तो मैंने देखा ना आंसर, इसलिए मेरे को ध्यान, इसलिए हम वो प्रकार छोड़ दे रहे हैं। भारत में कृषि सब्सिडियों की विवादास्पद होने के क्या कारण है?
इन्हीं को करिए आप, देखते हैं। चैप्टर तो पूरा हो ही गया, नया कल ही शुरू करते हैं। थैंक यू।